हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे ऑब्टेन होता है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले बात ये आती है, साहब ने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अपने लास्ट लेक्चर में चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज को मैंने बताया था इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। इट्स फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन इज क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ई इज यूनिट ऑफ चार्ज। इट्स वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यूनिट बताया था चार्ज ऑफ यूनिट आर कूलम एंड डायमेंशन फॉर्मूला आर बताया था 80। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको यहाँ पे देखो नाम से पता हो जाना चाहिए, लॉ माने नियम होता है, कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है आपने पढ़े हो। कंजर्वेशन मीन्स होता है भाई कि स्टोर करके रखना। अब स्टोर करके रखने मतलब कैसा कि ना तो वो ज़्यादा हो और ना तो वो कम हो, दैट इज़ वो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? कांस्टेंट समझ लो, मतलब वो वैल्यू ना तो इंक्रीज होगी और ना तो डिक्रीज होगी। यहाँ पे क्या इंक्रीज या डिक्रीज होगी? इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब आप ऐसे दे सकते हो कि द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ सबस्टेंस आर कांस्टेंट, द टोटल इलेक्ट्रिक, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लो, अब इस ऑब्जेक्ट का मान लो चार्ज कितना है? क्यू है। अब ये ऑब्जेक्ट मान लो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, सेपरेट हुआ 2 पार्ट्स में। अब जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो फर्स्ट का चार्ज क्या मानोगी? Q1 और सेकंड का चार्ज क्या मानोगी? Q2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन माने चार्ज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, मतलब कि सेपरेट होने के बिफोर और सेपरेट होने के आफ्टर दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसलिए हमने बोला द टोटल चार्ज ऑफ फ्रेगमेंट सबस्टेंस आर कांस्टेंट, दैट इज कोई भी अगर सबस्टेंस हो उसको अगर उसका फ्रेगमेंट में टूटे तो टूटने के आफ्टर उसका टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, मतलब डू नॉट चेंज। मैंने इसलिए बोला, आप ऐसे भी दे सकते हो कि बिफोर एंड आफ्टर फ्रेगमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आर चार्ज इक्वल। ऐसे दो, द चार्ज और ऑब्जेक्ट आर इक्वल आफ्टर एंड बिफोर फ्रेगमेंट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके टूटने के आफ्टर और टूटने के पहले दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं, टूटने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई 2 चार्ज हो, अगर इसको हम कनेक्ट करूं या कंबाइन करूं तो भी इसका टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दैट इज, आप सिंपल से अगर आपको देना है तो आप देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होना चाहिए? कंजर्वेशन माने होता है कांस्टेंट, मतलब आप बोल सकते हो कि द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल या कांस्टेंट। वापस सुनो, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ सबस्टेंस आर कांस्टेंट। ये आपका लॉ हो गया। अब लॉ में मिलता है जैसे सपोज द ऑब्जेक्ट आर चार्ज क्यू, आफ्टर फ्रेगमेंट आर 2 पार्ट्स Q1 एंड Q2, तो देन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। मतलब कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसका टोटल चार्ज Q है, अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो इन दोनों पार्ट्स के अगर चार्ज को प्लस करें तो उसके टोटल चार्ज के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब आपको ये नोट करके इसका थोड़ा रूल बताता हूँ, मेन रूल कहाँ इसका यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी 2 बॉडीज़ हो, ध्यान समझना, मैंने आपको बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगना चाहिए। जैसे कोई भी 2 बॉडीज़ हो, अगर इन दोनों बॉडीज़ को अगर आर कनेक्टेड, आप कनेक्ट कैसे करोगे? आफ्टर टच या कनेक्टेड एक कंडक्टिंग वायर से इसको टच कराऊं या दोनों को एक दूसरे से ऐसे टच कर दो, तो उस कंडीशन में जो इसका टोटल चार्ज होना चाहिए वो पहले के इक्वल होना चाहिए। मतलब मान लो इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है, दोनों को अगर हमने कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने के आफ्टर भी दोनों का चार्ज इक्वल होना चाहिए। तो रूल याद रखना, मेन बता रहे हैं यहाँ पे भी। वापस मैंने बोला कि कनेक्ट करने के आफ्टर और कनेक्ट करने के बिफोर एंड आफ्टर दोनों तरफ चार्ज क्या होना चाहिए? इक्वल। तब हमने मान लिया कि सपोज द 2 चार्ज मान लो Q1 एंड Q2 लिया, दोनों को क्या किया? कनेक्ट कराया। तो याद में अगर कभी भी कोई भी 2 बॉडीज़ को अगर हम कनेक्ट करूँ
तो इनके इन बिटवीन चार्ज ट्रांसफ़र होगा। इनके इन बिटवीन क्या होगा? चार्ज ट्रांसफ़र होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का चार्ज आर इक्वल। वापस सुन लो, टू ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो देन चार्ज आर ट्रांसफर टू ईच अदर। या बोथ दोनों में क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। व्हेन कब तक? जब तक बोथ सबस्टेंस आर चार्ज आर इक्वल, जब तक कि दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए तब तक। वापस सुन लो, इफ टू बॉडीज या टू चार्ज बॉडीज आर कनेक्टेड, तो देन चार्ज ट्रांसफर टू ईच अदर। इन बिटवीन क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर। व्हेन कब तक? जब तक क्या होगा? दोनों का चार्ज आर इक्वल। और जब दोनों का चार्ज इक्वल हो जाए तो होगा कितना? तो इन दोनों के एवरेज वैल्यू के इक्वल होगा। एवरेज मतलब दोनों को सम ऑफ करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो दोनों का चार्ज वैल्यू, मतलब इसका आ जाएगा Q1 डैश कितना होगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इसका भी कितना होगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2। मतलब हमने क्या बोला? वापस समझ ली, मेन है कि कभी भी कोई भी टू बॉडीज़ को अगर मैं कनेक्टेड करूं तो कनेक्ट करने पर चार्ज का क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों बॉडीज़ का चार्ज इक्वल ना हो जाए, और इक्वल होने के आफ्टर चार्ज कितना होगा? तो दोनों के एवरेज के इक्वल होगा। यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लग रहा है, प्रूव करके देख सकते हो। यहाँ पे चार्ज कितने? Q1, यहाँ Q2, टोटल चार्ज कितना हुआ? Q1 प्लस Q2। चार्ज आफ्टर कनेक्टेड करने के आफ्टर क्या है? फर्स्ट का चार्ज क्या है? Q1 प्लस Q2 बाई 2, सेकेंड का Q1 प्लस Q2 बाई 2, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। दोनों को सेम, नीचे का सेम, ऊपर सम ऑफ करो तो 2 Q1 प्लस Q2 बाई 2, 2 कट जाएगा तो Q1 प्लस Q2। दैट इज अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैंने वापस सुन लो एक बार। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने बताया कि इफ, या बोल सकते हो सीधा सीधा कि द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट आर कांस्टेंट। ऐसे दो या ऐसे दे सकते हो, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ सबस्टेंस आफ्टर एंड बिफोर फ्रेगमेंट। वापस सुन लो, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ, ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ सबस्टेंस आफ्टर एंड बिफोर फ्रेगमेंट। मतलब कि बोल सकते हो कि फ्रेगमेंट के आफ्टर एंड बिफोर दोनों तरफ क्या होगा? चार्ज क्या होगा? इक्वल। या ऐसे दे सकते हो साहब, मैंने ये भी बोला कि अगर कोई टू बॉडीज या अपना कोई भी टू बॉडीज को अगर कनेक्टेड करो तो चार्ज क्या होगा? ट्रांसफर। वो भी कहाँ से? हाई टू लो। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए। और दोनों का अगर चार्ज इक्वल हो जाए तो वैल्यू कितनी होगी? तो दोनों के एवरेज वैल्यू के क्या होगा? इक्वल होगा। अब इस पे सम्स कैसे आएगा वो समझो। मेन सम्स है, जैसे मान लो ये फर्स्ट बॉडी ए है, ए इज चार्ज क्या मान लिया? Q। सेकेंड बॉडी इज बी, दैट इज न्यूट्रल चार्जलेस। अब हमने क्या किया? इज कनेक्टेड टू द वायर, वायर से कनेक्ट किया। तो वायर से जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो दोनों में चार्ज क्या होगा? ट्रांसफर होगा। मान लो ये चार्ज क्या Q1 है और ये चार्ज क्या Q2 है। हमने बताया कोई भी टू बॉडीज़ को अगर कनेक्टेड करो तो चार्ज क्या होगा? ट्रांसफर होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों की चार्ज वैल्यू इक्वल ना हो जाए। इक्वल होने मतलब उसके एवरेज के इक्वल, मतलब Q प्लस 0/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q/2। मतलब फर्स्ट में भी कितना होगा? Q/2 एंड सेकेंड में भी कितना होगा? Q/2। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लग रहा है। यहाँ का चार्ज देखो, कनेक्ट करने के V4, फर्स्ट में चार्ज Q, सेकेंड में 0। कनेक्ट करने के आफ्टर फर्स्ट का चार्ज कितना है? Q1/2, सेकेंड इज चार्ज Q2/2। सम ऑफ करके देख लो तो आपका क्या आएगा? Q/2 एंड Q/2 दैट इज कितना आ जाएगा? Q। मतलब कनेक्ट करने के V4 है, कनेक्ट करने के आफ्टर भी क्या हुआ? चार्ज दोनों का क्या हुआ? इक्वल हुआ। क्लियर हो गया? वापस सुन लो, कोई भी टू बॉडीज़ हो अगर उसको हम एक दूसरे से अगर कनेक्ट करो तो चार्ज क्या होगा? ट्रांसफ़र। वो भी कहाँ से? हाई टू लो। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए। इक्वल होने के आफ्टर आएगा कितना? तो दोनों के एवरेज वैल्यू के इक्वल। क्लियर हो गया? ये आपका आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेन, ये समझ लो इस चैप्टर का समझ लो सबसे अहम टॉपिक है क्योंकि इस पर सम सब बहुत दे जाएंगे। कूलम्स लॉ, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कूलम्स लॉ, देखो कूलम्स क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बताया था कि कूलम्स लॉ में उन्होंने बताया कि कोई भी टू चार्ज हो, याद है आपको लास्ट टॉपिक में मैं बताया था, चार्ज का डेफिनेशन दिया था कि अगर कोई भी टू बॉडीज हो उसके अंदर क्या हो? चार्ज हो, तो उनके इन बिटवीन हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होता है।
तो याद है ये कैसे लॉ लगाएंगे, ये लॉ कोई नया नहीं, आपको इससे पहले 11th में आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या पढ़े हो, वही सेम लिखना है। याद है उसमें क्या था कि कोई भी आपका यूनिवर्स में कोई भी टू बॉडीज हो, उन बॉडीज का क्या होगा, मास। तो मास इन बिटवीन क्या अप्लाइड होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उन्होंने बताया था कि एनी टू बॉडीज, द ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन एनी टू बॉडीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के इन बिटवीन जो डिस्टेंस आएगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि मास अगर इंक्रीज हुआ तो फोर्स भी इंक्रीज होता है, मास डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। अगर इनके इन बिटवीन डिस्टेंस अगर इंक्रीज हुआ तो फोर्स डिक्रीज, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। दोनों को अगर हम कंबाइन करते थे तो क्या पढ़ते थे, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनल हटाते थे कांस्टेंट क्या लगता था, जी। सेम ऐसे ही आपको कूलम्स लॉ देना है, बस डिफरेंट क्या है कि न्यूटन्स में उन्होंने टू बॉडीज का मास लिया था और मास के इन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था। बट न्यूटन कूलम्स ने बताया था कि कोई भी अगर टू चार्ज, जैसे फर्स्ट चार्ज मान लो Q1, सेकेंड चार्ज Q2, टू बॉडीज ले लिया, टू चार्ज ले लिया, इनके इन बिटवीन हमेशा मान लो इनके सेपरेट जो डिस्टेंस है वो कितना लिया, r। अब इनके इन बिटवीन क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कूलम्स ने बताया कि द इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फोर्स इन बिटवीन टू स्टेबल चार्ज। स्टेबल माने रुके होने चाहिए, स्टेशनरी पोजीशन में होना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया था कि कोई भी टू चार्ज हो, द अप्लाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन बिटवीन टू स्टेबल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। मतलब दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम है, वापस सुन लो। द इलेक्ट्रिक फोर्स इन बिटवीन, कूलम्स लॉ बोल रहा हूँ, द इलेक्ट्रिक फोर्स इन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज are directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them। इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन कितना मान लिया, 2। अब हमने क्या करेंगे, कंबाइंड द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर कंबाइन करो तो एफ प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम ये भी जानते हैं अगर प्रोपोर्शनल हटाया तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आना चाहिए, तो एफ इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल हटाओ तो कांस्टेंट लगेगा स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर K इज coulombs constant, its value 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वापस समझ लो एक बार, हमने आपको दिया भाई कूलम्स लॉ क्या था, कूलम ने बताया था साहब कि कोई भी टू चार्जेस हो उनके इन बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होगा वो उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस आएगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती। डेफिनेशन वापस हम लोग कूलम्स लॉ क्या बोला, द इलेक्ट्रिक फोर्स इन बिटवीन टू स्टेबल चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट इज, अगर आपको बोला जाए इसका मतलब अगर चार्ज इंक्रीज हो तो चार्ज कम हो तो फोर्स भी कम होगा, अगर चार्ज ज़्यादा हो तो फोर्स ज़्यादा होगा। डिस्टेंस अगर इनके इन बिटवीन डिस्टेंस इंक्रीज हो तो फोर्स डिक्रीज होगा, अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो
तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन स्क्वायर होने में समझते हो कि अगर डिस्टेंस थोड़ा सा भी चेंज हो तो फोर्स में मैग्नीट्यूड में चेंजेस बहुत ज़्यादा होगा। अब हमने क्या जानते हैं, एक चीज़ और ध्यान देना, के की वैल्यू मैंने होता है कि अगर प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट के लगेगा। के इसका है कूलम कांस्टेंट, इट्स वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ये वैल्यू है। इसकी एक वैल्यू और होती है कि 1/4πε0। ये वैल्यू अगर यहाँ रखूँ तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये जो ε0 है, वेयर ε0 इज परमिटिविटी इन एयर या वैक्यूम। बात ये भी आती है कि ε0 की अगर वैल्यू पूछा जाए तो आपका होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वापस समझ लो, हमने बोला कूलम्स लॉ, बोला भाई कि कूलम्स लॉ डेफिनेशन क्या दोगे, द इलेक्ट्रिक फोर्स इन बिटवीन टू स्टेबल चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर हमने क्या किया, कंबाइंड द इक्वेशन 1 और 2, कंबाइंड किया, प्रोपोर्शनल तो कांस्टेंट क्या लगेगा, के को क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 वैल्यू रख दिया। ε0 इसका है परमिटिविटी इन एयर या वैक्यूम। दूसरा ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12। मान लो कि यही अगर आपका इफ सेम चार्ज मतलब वही चार्ज हो एंड सेम डिस्टेंस बट present in dielectric constant कैपिटल के। मान लो हमने माना इफ सेम चार्ज सेम डिस्टेंस बट क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब वही चार्ज हो सेम डिस्टेंस पर हो बट कहाँ हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के में हो, तो देन इलेक्ट्रिक फोर्स Fm मानेंगे। अब Fm क्यों लिखा, M मीन्स मीडियम, F मीन्स फोर्स। अगर Fm इज इक्वल निकालो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 लिखते थे ना, वहाँ पे लिखेंगे ओनली 4ε, मतलब वेयर एप्सिलॉन इज क्या है, परमिटिविटी इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी है और ये आपका एयर का है। तो यहाँ चार्ज तो सेम है Q1 Q2/r²। एक चीज़ ध्यान देना, फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू होता है ε/ε0, माने द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन ए मीडियम एंड वैक्यूम इज इक्वल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब बोल सकते हो आप भाई कि मीडियम की परमिटिविटी एंड वैक्यूम की परमिटिविटी दोनों का जो रेशियो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होगा। अगर यहाँ से मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूँ तो के ε0 लिख सकते हैं, कैपिटल के और ये क्या है स्मॉल के, इतना डिफरेंट याद रखना। अगर यही वैल्यू यहाँ रखूँ तो Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4π के ε0 Q1 Q2/r²। अगर मैं यहाँ से के को अगर बाहर कर दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ Fm इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/4πε0 Q1 Q2/r² फ्रॉम इक्वेशन 4। तो Fm इज इक्वल टू इतनी जगह क्या लिख सकता हूँ F, तो F/ क्या हो जाएगा K। ये आपका आ गया कूलम्स लॉ। एक बार वापस समझ लो कूलम्स लॉ। मैंने बोला कूलम ने बताया था कि कोई भी टू चार्ज हो तो उसके इन बिटवीन हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो दोनों चार्ज के डायरेक्ट क्या प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल एंड उनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके क्या होगा इनवर्स, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हमने क्या किया दोनों को कंबाइन, तो कंबाइंड द इक्वेशन 1 और 2, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल था कांस्टेंट क्या लगेगा के इसका है कूलम कांस्टेंट, इस वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या के की दूसरी वैल्यू होती है 1/4πε0, ये वैल्यू यहाँ के की जगह रख दिया। ये ε0 इसका है परमिटिविटी इन ए वैक्यूम
या आप बोल सकते हो एयर, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। अगर मान लो यही सेम चार्ज बट प्रेजेंट इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, चलो कांस्टेंट आ गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिख देता हूँ, तो यहाँ लिख दो केस क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाए, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, जो होता है ये क्या था, परमिटिविटी इन ए वैक्यूम। बट अगर यही आपका मीडियम हो जाए तो एप्सिलॉन जीरो के प्लेस पे एप्सिलॉन हो जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन टाइम हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के एप्सिलॉन जीरो, ये वैल्यू यहाँ मैंने उठा के रख दिया, के को हमने बाहर कर लिया, इतने के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, एफ। दैट इज आपका हो जाएगा भाई कूलम्ब्स लॉ।